Hello everyone, this is Commerce Corner and we are going to start chapter 5 of FMS यानी कि फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विस का 5th चैप्टर हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है बिल्स मार्केट, जिसमें हम कमर्शियल एंड ट्रेजरी बिल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे एंड इसमें हमारा लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। फर्स्टली कमर्शियल बिल्स क्या होते हैं? कमर्शियल बिल्स शॉर्ट टर्म, नेगोशिएबल और सेल्फ लिक्विडेटिंग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। शॉर्ट टर्म मीन्स लेस देन 1 ईयर, नेगोशिएबल मीन्स ट्रांसफरेबल, सेल्फ लिक्विडेटिंग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं जो भी स्टॉक्स या कोई भी गुड्स होते हैं। एंड ये जो मार्केट है कमर्शियल बिल मार्केट, इस मार्केट में सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेड बिल्स ही एक्सचेंज होंगे। एंड जो ये कमर्शियल बिल है वो बिल ऑफ एक्सचेंज भी उसे कहा जाता है, जिसमें एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें अनकंडीशनल ऑर्डर कंटेन किया होता है। अब ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है या फिर कमर्शियल बिल है ये साइन किया जाता है बाय ड्रॉअर, और इसमें ये ड्रॉअर साइन करके किसे देता है जिससे इसने अमाउंट लेनी होती है और एक सर्टेन सम लेना होता है ताकि वो पे कर सकते सर्टेन सम ऑफ मनी, चाहे वो फ्यूचर में करे चाहे वो ऑन डिमांड करे। अब इसका सेक्शन याद कर लेना। डेफिनेशन में मीनिंग वही था जिसमें अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जो साइन बाय ड्रॉयर या मेकर होता है और इसमें सर्टेन सम पे करनी होती है टू अ सर्टेन पर्सन अंडर सेक्शन 5 ऑफ इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब देखो बिल के फीचर्स क्या हो सकते हैं या फिर करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। एक तो ये रिटर्न में होगा, ठीक है, ऑरल और वर्बल यहाँ पे अलाउड नहीं है इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड पॉइंट है इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे, तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक यहाँ पे जो एक्स है वो ऑर्डर कर रहा है वाई को कि वो पे करे 50,000 रुपीज़, एंड इन केस अगर वो इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है जो वाई है तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे इंक्लूड हुआ ताकि वो अगला जो पर्सन है वो पे कर सके, ठीक है, ऑर्डर टू पे। थर्ड पॉइंट है अनकंडीशनल ऑर्डर। अब इसे भी हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अनकंडीशनल ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पेमेंट हो रही है तो उसमें कोई कंडीशन अटैच ना हो, यानी कि अगला पर्सन कह रहा है आपकी पेमेंट के रिगार्डिंग कि अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं इसकी पेमेंट करूंगा, या फिर अगर मेरी सेल इंक्रीज होगी गुड्स की तो मैं आपकी पेमेंट करूंगा। यहाँ पे ये अनकंडीशनल ऑर्डर नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है जो इस बिल को बना रहा है वो इसे साइन करेगा, यानी कि ड्रॉअर या मेकर। फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे जो पार्टीज़ हैं वो कौन सी पार्टीज़ होंगी। यहाँ पे 3 पार्टीज़ होंगी मेनली। फर्स्ट पार्टी है ड्रॉअर, जो बिल बना के ड्रॉ कर रहा है अपनी पेमेंट के लिए। ड्रॉई वो होता है जो पेमेंट करता है, ठीक है, और उसे चेक दिया जाता है या बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है उस पर्सन को। पेई वो होता है एक बेनिफिशियरी पार्टी होती है, इसे हम ड्रॉअर भी कह सकते हैं जिसको पेमेंट हो रही है, ठीक है। कई केसेस में जो ड्रॉअर है या फिर पेई है वो सेम पर्सन होते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है यहाँ पे जो अमाउंट पेएबल है वो सर्टेन होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि कितनी अमाउंट देनी है, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल करी थी एक्स वाई की, वहाँ पे 50,000 देने थे वाई ने, और पेमेंट मस्ट बी इन मनी, मनी में होनी चाहिए, काइंड में नहीं होनी चाहिए या फिर कोई अदर गुड्स में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या पेमेंट की जगह आप गुड्स बेच रहे हो, ठीक है। उसके बाद 8th पॉइंट है ये डिमांड और अदरवाइज इन फ्यूचर भी हो सकती है जो पेमेंट है आपकी। और 9th पॉइंट है इट रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बनेगा, जब तक वो ड्राफ्ट ही रहेगा, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती जो ड्राफ्ट बनता है, ठीक है। 10th पॉइंट है यहाँ पे स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टैम्प्ड होता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज या कमर्शियल बिल है। 11th पॉइंट है यहाँ पे सेल्फ लिक्विडेशन इंस्ट्रूमेंट इसे कहा गया है, और ये जो पेपर है वो नेगोशिएबल है यानी कि ट्रांसफरेबल है। 12th पॉइंट है ये शॉर्ट पीरियड के लिए वैलिड है। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे टाइप्स ऑफ बिल्स। यहाँ पे मेनली 2 टाइप्स होते हैं, कमर्शियल बिल्स और ट्रेजरी बिल्स। अब कमर्शियल बिल में कौन से फर्दर टाइप्स आएंगे। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू टाइम, फर्स्ट है डिमांड एंड साइट बिल। जो बिल ऑफ एक्सचेंज डिमांड पे पेएबल होता है तो उसे हम डिमांड बिल या साइट बिल कहते हैं, और ये बिल इमीडिएटली प्रेजेंटेड होता है, और जब भी वो डिमांड करेगा पर्सन जिसको पेमेंट करनी है हमने, तो उसी टाइम पे हमें
पे करना पड़ेगा और यहाँ कोई टाइम नहीं होता इस पेमेंट का। सेकंड पॉइंट है टाइम। जो बिल एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ही पेएबल हो तो उसे हम टाइम बिल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स के बाद, 90 डेज़ के बाद, 60 डेज़ के बाद। अकॉर्डिंग टू प्लेस, फर्स्ट है इनलैंड बिल। जो बिल ड्रॉन या पे किया जाता है सेम कंट्री में, ठीक है, तो उसे हम यहाँ पे इनलैंड बिल कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर बिल ड्रॉ हो रहा है चंडीगढ़ में और पटियाला का पर्सन है जिसके ऊपर ड्रॉ हो रहा है और पेबल हो रहा है लुधियाना में, तो उसे हम इनलैंड बिल कहेंगे। एंड इसमें एक कंडीशन भी है, जो आपका बिल है वो ड्रॉन होना चाहिए ऐसे पर्सन पे जो इंडिया का रेजिडेंट है, चाहे वो पेएबल हो आउटसाइड इंडिया, तो उसे भी हम इनलाइन बिल ही मानेंगे। सेकंड पॉइंट है फॉरेन बिल। फॉरेन बिल क्या है कि यहाँ पे जो ड्रॉ हो रहा है एक कंट्री में, ठीक है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो ड्रॉ होगा एक कंट्री में और पेएबल होगा किसी और कंट्री में। फॉर एग्जांपल अगर वो इंडिया में ड्रॉ हुआ है तो किसी और कंट्री में वो पेएबल होगा, और अगर आउटसाइड इंडिया ड्रॉ हुआ है और वो इंडिया में पेएबल है तो भी वो फॉरेन बिल ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पर्सन दिल्ली का है और वो ड्रॉ कर रहा है बिल ऑन पर्सन जो लंदन में रहता है और लंदन में ही वो पेएबल हो गया बिल, तो ये फॉरेन बिल होगा। अभी हमने मेनली 2 पॉइंट्स करे हैं टाइम और प्लेस के रिगार्डिंग। थर्ड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव और यूजेज। इसका फर्स्ट पॉइंट है ट्रेड बिल। ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग से रिलेशन, ठीक है, और यहाँ पे जो भी बिल ड्रॉन किया जाएगा वो यहाँ पे ट्रेड ट्रांजेक्शन्स के रिलेशन में आएगा, ठीक है, और ये ड्रॉन कौन करेगा? सेलर ड्रॉन करेगा ऑन बायर पे, एंड इस पेमेंट किस चीज़ की होगी? जो गुड्स का प्राइस है। नेक्स्ट पॉइंट है अकोमोडेशन बिल। इस पॉइंट को हम एग्जांपल से समझते हैं। सो यहाँ पे ए और बी हमारे पास 2 पर्सन है। ए को पैसों की ज़रूरत है और यहाँ पे बिल की हेल्प ली जाती है कि वो अपने जो रिक्वायरमेंट्स है उसे पूरा कर सके। तो ये जो बिल है ये बी ड्रॉन कर देगा ए के ऊपर, ठीक है, जबकि ए ने उससे कोई पैसे नहीं लिए, ना ही उसके देने वाले हैं, जस्ट बिल को शो करवाने के लिए और उसकी पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए यहाँ पे बिल की हेल्प ली गई है, ठीक है। बी ड्रॉन कर देगा ए पे, यहाँ पे 50,000 की उसे ज़रूरत है, ठीक है। जो बिल बी ने ए के ऊपर ड्रॉ किया था अब वो साइन करके बी को वापस दे देता है, ठीक है, साइन और एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं लायबल हूँ, कि मैं 50,000 तुम्हें देने के लिए लायबल हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बी अपनी नीड्स पूरी करने के लिए क्या करेगा? बैंक के पास उस बिल को डिस्काउंट करवा लेगा बैंक के पास से, और यहाँ पे बैंक अपने चार्जेस काटेगा, यानी कि लेट कर लो कि जो उसके चार्जेस हैं बैंक के वो 2,000 हैं और 48,000 वो बी को वापस दे देगा, ठीक है। अभी भी जो बिल है वो बैंक के पास दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप है इसका, इसकी डेट मेंशन करना, यानी कि जो बी है उसने कब ड्रॉन किया था? 1 अप्रैल को, और 3 मंथ्स का गैप पीरियड दिया था ए को कि वो इतने में उसके पैसे लौटा दे, ठीक है। तो अब इस बिल में किसका नेम मेंशन है? ए का नेम मेंशन है इसमें, ठीक है। अब जो बैंक है वो ए से पैसे लेगा, ना कि बी से, क्योंकि उसने बिल पे सिग्नेचर किसके लिए है? ए के लिए है, और ए का नाम मेंशन भी है। तो बाद में जब बी के पास पैसे आ जाएंगे तो वो ए को दे देगा, ए बैंक को दे देगा, ठीक है। इस प्रोसेस को ही हम अकोमोडेशन बिल कहते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ पेमेंट एंड अकॉर्डिंग टू रिसीवर। इसमें 2 पॉइंट्स हैं, बेयरर बिल और ऑर्डर बिल। बेयरर बिल क्या होता है? जिसको बिल मिलेगा वो उसका ही हो जाएगा, ठीक है, वो पेमेंट करवा सकता है अपनी, तो उसे हम बेयरर बिल कहते हैं। ऑर्डर बिल की बात करें, जिसका नेम उस बिल ऑफ एक्सचेंज या कमर्शियल बिल पे लिखा होगा तो उसे ही हम ऑर्डर बिल कहेंगे। ई पॉइंट है क्लीन एंड डॉक्यूमेंट फ्री बिल। इसमें जो बैंकर है वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है टू ड्रॉई को कि वो कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड करे, चाहे वो एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट हो चाहे वो पेमेंट के अगेंस्ट हो। इन केस अगर ये डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट होंगे तो उसे हम एक्सेप्टेंस बिल कहेंगे, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस बिल। इन केस अगर वो पेमेंट के अगेंस्ट होता है तो उसे हम डीपी यानी कि डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट बिल कहेंगे। इन केस यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं इन्वॉल्व है तो उसे हम क्लीन बिल कहेंगे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ कमर्शियल बिल। फर्स्ट है कि ये रिटन वेरिफिकेशन में हेल्प करता है, यानी कि आप एविडेंस के फॉर्म में इसे यूज़ कर सकते हो इन कोर्ट ऑफ लॉ। नेक्स्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इजीली ट्रांसफरेबल है, जो इंक्रीज कर सकता है कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को। थर्ड पॉइंट है एग्जैक्ट डेट ऑफ पेमेंट।
तो यहाँ पे जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वहाँ पे डेट ऑफ मेच्योरिटी लिखी होती है कि कब आपने एग्जैक्ट पेमेंट करनी है एग्जैक्ट डेट पे, और यहाँ पे जो क्रेडिटर है उसे भी पता होता है कि कितनी पेमेंट उसने रिसीव करनी है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है डिस्काउंटिंग फैसिलिटी। यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करी जाती हैं। फॉर एग्जांपल जो हमने अकोमोडेशन की एग्जांपल करी थी ए और बी वाली, उसमें जो बी था वो डिस्काउंट करवा रहा था फ्रॉम बैंक से, तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करी जाती है इन केस ऑफ कमर्शियल बिल मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट है इजी ट्रांसफ़र ऑफ मनी। यहाँ पे जो मनी है वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाती है सिर्फ साइन करने से, और यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती ट्रांसफ़र ऑफ कैश और करेंसी नोट्स की। सिक्स, क्रेडिट फैसिलिटी। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो ट्रेडर्स को प्रोवाइड करता है क्रेडिट फैसिलिटीज़। सेवेंथ पॉइंट है फैसिलिटेट फॉरेन ट्रेड। सो यहाँ पे जो भी फॉरेन बिल्स होते हैं जैसे हमने पहले पढ़ा, वो हेल्प करते हैं कि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस में सेटलमेंट की जाए और एक डिफरेंट रिलेशनशिप बने बिटवीन नेशंस, राइट। और उसके बाद फाइनेंशियल हेल्प। फाइनेंशियल हेल्प जो अकोमोडेशन बिल की एग्जांपल करी थी वही यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, अगर इम्पोर्टेंस अलग टॉपिक आता है तो वो हेल्प करते हैं कि जो मनी है वो इजीली ऑब्टेन की जा सके जब भी आपको टेम्पररी रिक्वायरमेंट है। नाइन्थ पॉइंट है लिक्विडिटी। तो ये जो बिल्स होते हैं वो लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में बाय मींस ऑफ डिस्काउंटिंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, राइट। उसके बाद 10th पॉइंट है इजी कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इजीली कंट्रोल कर पाता है जो कमर्शियल बिल मार्केट होते हैं बाय मैनिपुलेटिंग बैंक रेट्स और रीडिस्काउंटिंग रेट्स। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस इन कमर्शियल बिल मार्केट। तो इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं हमारे, डिस्काउंट मार्केट एंड एक्सेप्टेंस मार्केट। अब जो डिस्काउंट मार्केट है वो ऐसी मार्केट है जहाँ पे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कमर्शियल बिल्स या ट्रेजरी बिल्स डिस्काउंट होते हैं बाय फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज सच एज कमर्शियल बैंक्स। इन केस अगर गुड्स सेल किए गए हैं क्रेडिट पे, तो यहाँ पे जो सेलर है वो बायर के ऊपर एक बिल ड्रॉन कर सकता है उसका प्रॉमिस लेने के लिए कि वो पक्का पे कर देगा उस अमाउंट को, एंड ये फर्दर रीडिस्काउंट भी करवा सकते हैं कमर्शियल बैंक से। और उसके बाद जब वो पेमेंट कर देगा सेलर को, उसके बाद जो इसने पेमेंट लेनी होगी जिस पर्सन से, वो डेट ऑफ मैच्योरिटी वो क्लेम कर सकता है एट द टाइम ऑफ डेट ऑफ मैच्योरिटी, और ये डिडक्ट कर सकता है जो भी इसके चार्जेस होते हैं उस पेमेंट में से, ठीक है। कौन? बैंक। अब यूके में स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है जिसको हम डिस्काउंट हाउसेस कहते हैं, वो स्पेशलाइज्ड होते हैं इन फील्ड ऑफ डिस्काउंटिंग पेपर्स एंड बिल्स। और जो ये बैंक्स हैं मीन्स डिस्काउंट हाउसेस हैं, वो कैसे ये ऑपरेट करते हैं अपने आप को जॉबर्स, ब्रोकर्स या कमीशन एजेंट की तरह, ताकि वो इन एक्टिविटीज़ से इनकम गेन कर सके। नेक्स्ट स्टेप, बिफोर 1988 जो आरबीआई था वो हेल्प कर रहा था रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में, बट अब DFHI के आने से यानी कि डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, आरबीआई का रोल रिड्यूस हो गया है एंड मेनली प्रेशर होता था पहले डिस्काउंटिंग सर्विसेज का ऑन आरबीआई पे, बट ये अब रिड्यूस हो गया है। एंड इंस्टीट्यूशंस और एग्जांपल्स क्या लिख सकते हो, नबार्ड, IDBI, एक्सिम बैंक, सिडबी, जो प्ले कर रहे हैं इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्काउंटिंग मार्केट में। ऑपरेशंस में हमारा सेकेंड पॉइंट है एक्सेप्टेंस मार्केट। बैंकर्स एक्सेप्टेंस एक ओल्ड फॉर्म है कमर्शियल क्रेडिट की, और जो एक्सेप्टेंस मार्केट है वो ऐसी मार्केट है जहाँ पे बैंकर एक्सेप्टेंस इन्वॉल्व होती है इन ट्रेड ट्रांजैक्शंस में, और ये मार्केट डील करती है बैंकर्स की एक्सेप्टेंस के साथ, विच मे बी डिफाइंड एज अ ड्राफ्ट ड्रॉन बाय बिजनेस फर्म अपॉन अ बैंक विच इज़ एक्सेप्टेड बाय इट। सो इसमें मेनली यही है कि यहाँ पे बैंकर्स की एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, और ये एक्सेप्टेंस विद इन कंट्री और आउटसाइड कंट्री भी हो सकती है, और ये रिलेटेड टू कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होती है मेनली। अकॉर्डिंग टू रेमंड पी कैंट की बुक में ये लिखा हुआ है, बुक का नेम क्या है, मनी एंड बैंकिंग, उसमें ये लिखा है जो बैंकर्स एक्सेप्टेंस है वो एक ड्राफ्ट है जो ड्रॉन किया गया है बाय इंडिविजुअल और फर्म अपॉन बैंक, ठीक है, ड्रॉन किया गया है बाय इंडिविजुअल और फर्म बैंक के ऊपर। अब जिसके ऊपर ड्रॉन किया जाता है उसकी ही एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, तो बैंक अगर एक्सेप्ट करेगा
तो ही ये यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा, नहीं तो ये ड्राफ्ट ही रह जाएगा। ठीक है, और ये रिलेटेड टू पर्टिकुलर अमाउंट होता है स्पेसिफिक पीरियड के रिलेटेड। इस पैराग्राफ की लास्ट थर्ड लाइन में ये लिखा हुआ है कि जो बैंकर्स एक्सेप्टेंस है और चेक में डिफरेंस होता है। जो बैंकर्स एक्सेप्टेंस है वो पेएबल होती है स्पेसिफिक डेट पे, ऑन दी अदर हैंड जो चेक है वो पेएबल होता है ऑन डिमांड पे। और जो बैंकर्स एक्सेप्टेंस होती है वो इजीली डिस्काउंट हो जाती है इन मनी मार्केट में, क्योंकि इस पे बैंकर्स के सिग्नेचर्स भी होते हैं, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट करेगा इस बिल को तो वहाँ पे वो सिग्नेचर भी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, कहते हैं कि एक्सेप्टेंस हाउस में कोई भी यहाँ पे फंड नहीं इन्वॉल्व होता रिलेटेड टू बैंक। बैंक अपने सिग्नेचर करके एक गारंटी ऐड कर देता है विद कमर्शियल बिल और ड्राफ्ट के साथ। और यहाँ पे जो बैंकर्स एक्सेप्टेंस है वो मेनली यूज़ करी जाती है सबसे पहले इन इंटरनेशनल ट्रेड में। यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो लंदन मनी मार्केट की, जो स्पेशलाइज्ड फर्म है जिसे हम एक्सेप्टेंस हाउस भी कहते हैं, जो ड्रॉन करती है बिल को। बट यहाँ पे लंदन मनी मार्केट की जो इम्पोर्टेंस है वो कम होती जा रही है। अगर हम इंडियन मनी मार्केट की बात करें तो उसकी भी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में एक्सेप्टेंस मार्केट की इतनी डेवलपमेंट नहीं होती है, क्योंकि जो फंक्शंस एक्सेप्टेंस हाउसेस ने परफॉर्म करने होते हैं वही फंक्शंस कमर्शियल बैंक्स भी यहाँ पे परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेवलप्ड बिल मार्केट। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है कि जो बोरोइंग कर रहे हो आप वो अगेंस्ट कमर्शियल बिल होने चाहिए या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज ही होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे लार्ज सप्लाई होनी चाहिए जो बिल्स हैं। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करी जाए टू कस्टमर्स ऑन डिस्काउंटिंग दीज बिल्स। थर्ड पॉइंट है रीडिस्काउंटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाए। और फिफ्थ पॉइंट है सेंट्रल बैंक को भी इन्वॉल्व किया जाए इन रीडिस्काउंटिंग द बिल्स। एंड सिक्स्थ पॉइंट है जो बिल मार्केट है वो प्रोवाइड करे फैसिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स एट लो कॉस्ट पे। सेवेंथ पॉइंट है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ब्रोकर्स एंड डीलर्स की पार्टिसिपेशन यहाँ पे होनी जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफेक्ट्स एंड शॉर्टकमिंग्स ऑफ इंडियन बिल्स मार्केट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। अगर इस पॉइंट के नोट्स चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, अदरवाइज आपने बुक से कवर करना है तो यहाँ से देख लो। प्रेफरेंस फॉर कैश क्रेडिट। फर्स्ट पॉइंट है प्रेफरेंस फॉर कैश क्रेडिट। अब यहाँ पे इंडिया में बिल मार्केट की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। ड्यू टू दिस रीज़न जो लोग हैं वो कैश क्रेडिट को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बिल मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ यूनिफॉर्म प्रैक्टिस। यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होती हैं रिलेटेड टू बिल्स इन इंडिया। स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसका रेट जो है कम करने की ज़रूरत है। फोर्थ पॉइंट है एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट। यहाँ पे कोई एक्टिव सेकेंडरी मार्केट नहीं है। अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करें लिमिटेड डिस्काउंटिंग एंड रीडिस्काउंटिंग सर्विस, तो यहाँ पे लिमिटेड रीडिस्काउंटिंग एंड डिस्काउंटिंग सर्विसेज हैं जो पॉपुलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रैक्टिस नहीं होती बिल्स की बिटवीन बैंक्स हु नीड्स फंड एंड दोज हु हैव सरप्लस फंड्स। जिसे चाहिए और जिसके पास ऑलरेडी है तो यहाँ पे उनका कोऑर्डिनेशन नहीं मेंटेन होता। एंड आरबीआई यहाँ पे परमिट करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक एलआईसी, जीआईसी, यूटीआई को, ताकि वो रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। पर फिर भी ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इतने पॉपुलर नहीं है जो आरबीआई ने परमिट किए हैं। सिक्स्थ पॉइंट है डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग जेन्युइननेस ऑफ बिल्स। यहाँ पे जेन्युइन का मतलब है कि वो बिल रियल है या एक्चुअल है या नहीं है, तो यहाँ पे चेक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सेवेंथ पॉइंट है लिमिटेड एक्सेप्टेंस सर्विसेज। इंडिया में लिमिटेड एक्सेप्टेंस सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो DFHI के सेटअप होने के बाद विच वॉज सेटअप बाई RBI इन 1988। यहाँ पे ये होप की गई थी कि जो ये इंस्टीट्यूशन है वो हेल्प करेगा एक्सेप्टेंस सर्विसेज को इंक्रीज करने में, बट यहाँ पे ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ अमंग दीज हाउसेज इन इंडिया। एट्थ पॉइंट है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ बिल्स। इन इंडिया जो बैंक्स हैं वो आपको प्रेफर करते हैं कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है या कमर्शियल बिल्स हैं वो होल्ड करके रखो जब तक उसकी मैच्योरिटी की डेट नहीं आती है, तो इससे अफेक्ट होता है सर्कुलेशन ऑफ बिल्स। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स टेकन टू प्रमोट बिल मार्केट इन इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट है द बिल मार्केट स्कीम 1952। जो आरबीआई है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है बिल मार्केट स्कीम को ताकि वो फंड्स प्रोवाइड कर सके कमर्शियल बैंक्स को अगेंस्ट ट्रेड बिल्स के बारे में भी पढ़ा हुआ है।
एंड विद इन प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स। ये स्कीम पॉपुलर हो गई विद कमर्शियल बैंक्स के साथ, स्पेशली ड्यूरिंग बिजी सीजन। और ये स्कीम जो है ये रीफाइनेंसिंग के अलावा जो भी एक्टिविटीज़ होती थी उनको सर्व करने में ये फेल हो जाती थी। तो रीज़न क्या था, यहाँ पे जो डीलर्स थे यहाँ पे कम थे, ठीक है। बिल मार्केट स्कीम 1952 ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप था 1917 का, सेम थी बट यहाँ पे न्यू बिल मार्केट स्कीम आई थी। और ये कमेटी कौन हेडेड कर रहा था, एम नरसिम्हम। अब इस कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये स्कीम बनाई गई थी 1970 में। और इसका मेजर स्टेप क्या था, बिल मार्केट को डेवलप करना। एंड जो ट्रेड और इंडस्ट्री थी वो स्लोली रिस्पॉन्ड कर रही थी इन मेजर्स के साथ, ठीक है। और जो बिल मार्केट थी वो स्लोली एक्टिव होती गई। इस स्कीम के आने के कारण जो आरबीआई था वो एनकरेज कर रहा था यूज ऑफ बिल्स as a source of finance by imposing charges on alternative methods like cash credit. थर्ड स्कीम थी वर्किंग ग्रुप ऑन कैश क्रेडिट सिस्टम 1993। फर्स्ट स्कीम थी 1952, सेकंड थी 1970, थर्ड है 1993 जो आर जिलानी हेडेड कर रहे थे। एंड इनकी रिकमेंडेशन से बिल कल्चर को प्रमोट करने के लिए स्टेप लिया गया था, चाहे वो सेल के रिलेटेड हो चाहे वो परचेज के रिलेटेड हो। बिल मार्केट को एनकरेज करने के लिए यहाँ पे आरबीआई जो था वो डिस्करेज कर रहा था जो कैश क्रेडिट था, ठीक है। यहाँ पे कैश क्रेडिट को कम किया जा रहा था और जो बिल मार्केट था उनकी डेवलपमेंट करी जा रही थी। फोर्थ पॉइंट है डीएफएचआई। जैसे हमने पहले पढ़ा 1988 में डीएफएचआई इस्टेब्लिश किया गया था बाय आरबीआई, जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था टू प्रमोट बिल मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट है रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। ये पॉइंट भी हमने किया हुआ है कि आरबीआई परमिट कर रहा था कुछ लाइसेंस्ड शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को ताकि वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें रिलेटेड टू रीडिस्काउंटिंग बिल्स सच एज एलआईसी, जीआईसी, यूटीआई। जो डिस्काउंटिंग प्रोसीजर था वो सिंपली डिपेंड होता है कि आपकी जो फेस वैल्यू है वो 10 लाख से कम होनी चाहिए और जो मिनिमम अमाउंट है बिल की वो 5000 रुपीज़ प्रेस्क्राइब की हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है DUPN डेरिवेटिव यूसेंस प्रॉमिसरी नोट। अब फिजिकल मूवमेंट जो थी पेपर की उसे रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे आरबीआई इंट्रोड्यूस करता है डेरिवेटिव यूसेंस प्रॉमिसरी नोट को। ये सोल्ड किए जाते थे इन्वेस्टर्स को। इसका टाइम पीरियड था 15 to 90 डेज। सेवेंथ पॉइंट है रिमिशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। अब स्टैम्प ड्यूटी एक्सेसिव थी, उसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया रिमिशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। इसमें लास्ट में ये बताया जा रहा है कि DUPN पे स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, ये एग्जम्प्टेड माना जाएगा। एट्थ पॉइंट है डीलिंकिंग इंटरेस्ट रेट्स। इसमें ये है जो कमर्शियल बैंक्स है उनको राइट दे दिया जो मार्केट डिटरमाइन करेगी उनके इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग चलना। नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ ट्रेजरी बिल। ये टॉपिक 5 मार्क्स में आता होता है। अब ये वो मार्केट है जहाँ पे ट्रेजरी बिल्स बॉट एंड सोल्ड होते हैं। जो ट्रेजरी बिल है वो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट पेपर है जिसे हम प्रॉमिसरी नोट भी कहते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है, यानी कि आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जो ड्यूरेशन होती है इसकी 1 ईयर से एक्सीड नहीं करती है, चाहे वो 91 डेज़ हो, 182 डेज़ हो या 364 डेज़ हो। इसकी 1 ईयर से ज़्यादा की ड्यूरेशन नहीं होती है। जो सो दीज आर द फीचर्स ऑफ ट्रेजरी बिल। फर्स्ट है ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट है और जिसे हम शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट पेपर भी कहते हैं। सेकंड है कि यहाँ पे रिस्क कम होता है क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर को इन्वॉल्व करता है इंस्टेड ऑफ प्राइवेट, और यहाँ पे सेफेस्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इसे कहा गया है। थर्ड पॉइंट, अब क्योंकि ये ज़ीरो रिस्क इंस्ट्रूमेंट है तो इसमें रिटर्न्स इतनी अच्छी नहीं मिलती। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे ट्रेड ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व नहीं होती, ये प्योरली एक फाइनेंस बिल है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है कि ये ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं ये डिफरेंट होते हैं फ्रॉम कमर्शियल बिल से। सिक्स्थ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसे इशू करती है थ्रू आरबीआई, मेनली आरबीआई करता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेवेंथ पॉइंट है यहाँ पे कोई ग्रेडिंग, एंडोर्समेंट, एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एट्थ पॉइंट है इसकी ड्यूरेशन 1 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो 91, 182, 360।
4 डेज़ क्यों ना हो। 9th पॉइंट है, यहाँ पे जो टीबीज़ होते हैं वो मोस्टली अवेलेबल होते हैं बोथ मीन्स में, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में। 10th पॉइंट है, यहाँ पे बिडिंग का प्रोसेस होता है। 11th पॉइंट है, जो ये टीबीज़ होते हैं यानी कि ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, जो प्राइस इसकी फेस वैल्यू से कम होता है।